रिसेंटली माय फादर डायग्नोज्ड विद ब्लैडर कैंसर और मेरे प्रीलिम से 2 मंथ पहले तो मे बी उनका सर्जरी था, तो सर्जरी मेंस वाले दिन था मेरा, आई टोल्ड यू बिफोर। तो थोड़ा सा हेक्टिक था मेरे लिए ये सब चीज़ें साथ में मैनेज करना, एग्जाम देने जाना अंडर सच अ प्रेशर। और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो रैंक है इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इट वाज 96, तो इट्स वर्थ इट एंड आई एम सो हैप्पी और ही इज रियली प्राउड ऑफ मी कि मेरा इतना अच्छा रैंक है। नेगेटिव के लिए सर मैं यही चीज़ कहूंगी कि जब तक आप टेस्ट दोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स के अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें टेस्ट देना ही नहीं चाहिए, हमारे गलत हो रहे हैं, हम कि मतलब कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होते हैं। जब मैं भी टेस्ट देती थी मेरे भी काफ़ी नेगेटिव होते थे, और वो चीज़ जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको धीरे धीरे ही पता लगेगी। स्टार्टिंग में कोई भी विनर नहीं होता है ना, सब लूजर ही होता है, वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको टेस्ट देते रहना है एंड उस टेस्ट को आपको एनालाइज भी करना है साथ साथ। अपने जो मिस्टेक्स गलत हो रही है उनको देखो, क्यों गलत हो रहे हैं, कोई वीक कॉन्सेप्ट है उनको देखो, एंड ऐसे करके एक दिन होगा कि आपके भी टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आने लगेंगे। सर टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हेल्पफुल रही है। एक ऐसा टाइम था जब मेरा रैंक सर 25,000 तक आता था, जब मैंने जस्ट परचेज किया था टीएनसी टेस्ट सीरीज को। आफ्टर दैट मैंने कंसिस्टेंसी से टेस्ट दिया। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने स्टार्टिंग में बहुत डेली दे दिया। प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमेशा आप चाहे एक टेस्ट दो, 2 दिन में एक दो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो, मिस्टेक का एनालाइज करो। फिर मेरा रैंक जब इतना अच्छा आता था ना, मुझे इतना मोटिवेशन होता था, लाइक अंडर 500 और मे बी अंडर 50 भी आया है वहाँ पे रैंक टीएनसी के टेस्ट सीरीज में। और इट्स अ रियल कॉम्पिटिशन, मतलब वही बच्चे बैठेंगे जो सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज किया हुआ है। तो इट वॉज रियली गेम चेंजिंग फॉर मी एंड ऑल द ऑनलाइन क्लासेज एंड जो भी थी मैंने सब ली हैं। अवधेश सर की क्लासेस, आपकी बुलेट सीरीज, तो बहुत ही मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरी जर्नी में, बहुत ही ज़्यादा। सर जब मैंने नॉट सेट 9 दिया था तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते थे। तब नॉट सेट 10 के टाइम पे टीएनसी ने लॉन्च करा था हाई यील्ड एमसीक्यू बैच। तो फिर और लास्ट के 3-4 मंथ्स बचे थे, और अब मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि मैं पूरा बैच नहीं परचेज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आधे नोट्स बना रखे हैं, आधे मैंने पढ़ रखा है, मुझे कुछ चीज़ें ही पढ़नी थी मेन। नमस्कार दोस्तों, टीएनसी के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमारे बीच में इस खूबसूरत स्टूडियो में 2 खूबसूरत मेहमान हैं जिनको जो है परिचय का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने दमखम पे जो है वो रैंक हासिल की है। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं इनका परिचय देना चाहूंगा। हमारे पास में सबसे पहले मौजूद है वंदना, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक जो है वो 96 हासिल की है। अपने आप में 100 से नीचे रैंक लाना हर किसी बच्चे का जो है वो सपना होता है। साथ के साथ उनके साथ हमारे पास में मौजूद है 199 रैंक मानवी। सबसे पहले टीएनसी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस कड़ी में हमारे पास में साथ में रहेंगे संजय सर, जो कि हमारे पास में नॉन नर्सिंग के एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पास में नॉन नर्सिंग फील्ड से जो है वो डरते भी हैं और उसको छोड़ भी देते हैं। आज इस डर को भी हम खत्म करेंगे, और साथ के साथ जो गूढ़ रहस्य हैं, जिन रहस्यों से या जिन सिद्धांतों से इन्होंने ये अचीवमेंट किया, 1 बाय 1 करके जो है मुझसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे तो पहले वंदना और मानवी को जो है मैं टीएनसी परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को जो है बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। और सबसे पहले वंदना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बेसिक बताइए कि आपने कहाँ से जो है वो अपने नर्सिंग के कैरियर की शुरुआत की है, और फिर उसके बाद में कब से जो है वो आपने नोट सेट की तैयारी जो है। हाँ सर, मैंने 2020 में 12th पास आउट किया था और उसी ईयर मैंने अपने बीएससी में एडमिशन लिया था। देन आई वाज पास्ड आउट इन 2024 एंड सर 2025 जनवरी से मैंने अपना नॉट सेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लाइक आफ्टर पास आउट होने के बाद। और मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी किया है, बट मैंने टीएनसी से बहुत सारा कंटेंट, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ यूज़ किया जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। तो इट वाज रियली अ ग्रेट जर्नी विद टीएनसी फॉर मी। तो मानवी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने टीएनसी यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आपने टीएनसी को जाना कहाँ से, पहचाना कहाँ से, और किस तरीके से आप इस चीज से जुड़े? सर सबसे पहले हम क्लिनिकल पोस्टिंग जाते थे तो सीनियर से हमारा इंटरेक्शन होता था, तो उनसे हम पूछते थे कि आपका कैसे हुआ एंड आपने कैसे क्रैक करा, तो आप बताओ हमें। तो वो हमें रिकमेंड करते थे कि टीएनसी से जुड़ो और टीएनसी का आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लो या फिर जो बैचेस होते हैं उसके बारे में। एंड उसके बाद फिर जब मैंने टीएनसी का देखा तो सबसे पहले मैंने 100 रुपीज़ की एक सीरीज आती थी, टेस्ट सीरीज, जिसमें आई थिंक ओल्ड पेपर्स थे सारे, मैंने वो लिए थे। उस समय शायद मैं 2nd ईयर में थी, तब मैंने लिए थे। फिर मुझे आगे बाकी कोर्सेज के बारे में पता चला एंड फिर मैं ऐसे टीएनसी को जाना मैंने।
मतलब आपने तो सबसे पहले जो है वो सबसे मजबूत जगह पे प्रहार किया। जो सक्सेस लोग थे उन्होंने से जो है वो सफलता का गुण रहस्य जान लिया और तुरंत जो है वो आप इस चीज से जुड़ चुके हो। तो मैं अपने क्रम में ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे 96 रैंक हासिल किया, तो आपका टाइम शेड्यूल क्या रहता था? कितने घंटे आप पढ़ते थे? क्योंकि सबको लगता है कि यार कितने घंटे हम पढ़े जिससे हमारे पास में नोट सेट क्लियर हो जाए, और कितने घंटे एक्स्ट्रा पढ़े कि न सिर्फ जो है वो नोट सेट क्लियर हो बल्कि एक बहुत अच्छी रैंक भी हासिल करें। हाँ सर, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बट अराउंड 8 to 10 आवर्स तो मैंने स्टडी किया है। अगर मेरी रैंक 96 है तो बहुत कम भी नहीं, बट ऐसा भी नहीं है डेली। कभी कभी हमारा शेड्यूल नहीं होता तो हम सिर्फ 2 भी घंटे पढ़ते हैं। और रिसेंटली थोड़ा मेरे घर में हेल्थ इशू था तो उस वजह से भी डिस्टर्बेंस है, बट इट्स फाइन। तो 8 आवर्स मेरे अकॉर्डिंग सब लोग अगर टाइम भी देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो दे विल श्योरली अचीव अ गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे इन्होंने बताया कि 8 to 10 आवर्स ही में सिर्फ, देखो पढ़ने वाले बच्चे की यही खास है कि सिर्फ लगा दिया, तो ये बड़ी अहम बात है। 8 से 10 घंटे इनको कम लगते हैं और देखो सफलता जो है वो मेहनत जरूर मांगती है। मानिए जो अपने पास में नर्सिंग के जो पोर्शन आते हैं वो तो सभी लोग शॉर्ट आउट कर देते हैं, और जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो आपने किस तरीके से किया? साथ के साथ आपकी बात के बाद में संजय सर को भी लूंगा कि जो नॉन नर्सिंग पार्ट होता है उसको हम किस तरीके से लेंगे, और चूंकि इन्होंने जो है वो अपने करियर में काफी स्टूडेंट जो है वो निकाले हैं और नॉन नर्सिंग पार्ट का जो फियर था उसको इन्होंने दूर किया है। तो पहले तो आप बताइए कि आपने उस चीज को कैसे लिया? तो सर जब मैं टीएनसी से जुड़ी तो मैंने यूट्यूब चैनल भी देखा था, एंड यूट्यूब चैनल में तब मैंने सर की सीरीज देखी थी, जब सर की नॉन नर्सिंग की सीरीज आती थी। तो उससे मुझे, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे पहले तो कोई पढ़ता नहीं है नॉन नर्सिंग, जब ऐसा होता है कि अब प्रीलिम्स आने ही वाला है एंड अब हमें पढ़ना चाहिए, तब ढूंढते हैं कहाँ से पढ़े। तो जब वो यूट्यूब के और वीडियोस में देख रही थी तब पता चला मुझे कि टीएनसी का नॉन नर्सिंग का भी पार्ट है, एंड तब जाके मैंने फिर उससे ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी एंड सर की वीडियोस भी देखी, क्योंकि सर का प्रीलिम्स में भी हम टेस्ट देते थे, उसमें भी सर वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन डालते थे, तो उससे भी मतलब आपने तो टीएनसी का पूरा यूज किया है, नर्सिंग का बेस लेके उन्होंने नॉन नर्सिंग पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। संजय सर, आपने इतने सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन करवाया है, आप किस तरीके से मानते हो कि जो नॉन नर्सिंग पार्ट है, स्पेशली आप एमएससी हो मैथमेटिक्स में, तो बाकी लोगों से नर्सिंग वाले जो है वो किस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो उनको किस तरीके से बेड़ा पार लगाया जा सकता है? देखिए, हर बार हर क्लास में यही कहते हैं कि बच्चे 12th के बाद में और जैसे बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसके बाद में क्या है कि मैथमेटिक्स से उनसे अट्रैक्शन दूर हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट में रहते ही नहीं। और जब वहां से बच्चों की जब जर्नी स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे करके बच्चे 10th तक, चलो मान लीजिए वहां पढ़ते हैं, 11th 12th में नहीं होती मैथमेटिक्स, तो उसके बाद में बच्चों का अट्रैक्शन मैथमेटिक्स से कम होता है। और जैसे ही क्लास के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों से रूबरू होते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि बच्चे नॉन नर्सिंग या मैथमेटिक्स और रीजनिंग को बहुत कम पसंद करते हैं। उनको चीजें आती नहीं है, उनको हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टॉपिक के लिए कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि भाई ये चीजें आप कर सकते हैं। और जैसा कि बंदर जी से अभी हमने पूछा, बता रहे हैं कि सर हमें नॉन नर्सिंग में मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं आता है, तो धीरे धीरे वो इतना आसान है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा भी अपन समय देंगे तो चीजें हमारी आसान हो सकती। चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिलेक्शन के लिए जो है वो किसी एक पार्ट के से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, हर फील्ड में हमें वर्क करना पड़ता है। वो टीएनसी इस पे बहुत काम करती है। टीएनसी जो है वो न सिर्फ नर्सिंग पार्ट का बल्कि नॉन नर्सिंग पार्ट को भी जो है वो उतना ही वेटेज देती है जितना हमारे पास में नर्सिंग का है। वंदना जी, आपने एक चीज कही अभी कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो उन हेल्थ इश्यूज को अगर आप हमारे बीच में शेयर करना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, रिसेंटली माय फादर डायग्नोज्ड विद ब्लैडर कैंसर, और मेरे प्रीलिम से 2 मंथ पहले तो मे बी उनका सर्जरी था, तो सर्जरी मेंस वाले दिन था मेरा, आई टोल्ड यू बिफोर। तो थोड़ा सा हेक्टिक था मेरे लिए ये सब चीज़ें साथ में मैनेज करना, एग्जाम देने जाना अंडर सच अ प्रेशर, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो रैंक है इतना ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। इट वाज 96, तो इट्स वर्थ इट एंड आई एम सो हैप्पी, और ही इज रियली प्राउड ऑफ मी कि मेरा इतना अच्छा रैंक है एंड ऑल दिस। देखिए बच्चों, इन्होंने बताया है कि इनके पिताजी को जो है वो कैंसर था, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं आई, और इनसे हमारी पहली बात होती थी तो ये बताते कि सर आज जो है वो साइकिल ये चलना है, आज मुझे वहां लेके जाना है। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि मेरे फैमिली में हेल्थ इश्यूज हैं या मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि वो एक प्रॉब्लम्स का काला चिट्ठा बना देते हैं, तो प्रॉब्लम्स जो है वो सबकी लाइफ में,
इस दुनिया में जो इंसान पैदा हो चुका है उसके साथ वो प्रॉब्लम्स आ चुकी है। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। चलो, इन्होंने इतने सारे स्ट्रगल के बारे में भी जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और वो सारी चीजें करके दिखाई जो एक नर्सिंग एस्पिरेंट जो है वो एक सपने की तरफ देता है। अब मैं मानवी की तरफ जाता हूँ। मानवी, आपने थ्योरी और बहुत सारे बच्चे जो मैसेज करते हैं कि सर कब थ्योरी पढूं, कब एमसीक्यू सॉर्ट आउट करूं, उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की है और आपने नोट सेट भी क्रैक किया है, तो आने वाले बच्चों के लिए जो है वो किस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए उसके बारे में। सर मैं यही कहूंगी कि एक चीज को आगे लेके मत चलो, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्विंग एंड थ्योरी दोनों ही बहुत मेजर पार्ट है। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी, एमसीक्यू नहीं कर पाओगे, एमसीक्यू नहीं आएंगे तो थ्योरी का कुछ फायदा नहीं है। तो अपना टाइम टेबल जब तुम बना रहे हो तो उसको ऐसे बनाओ कि उसमें सब चीज इंक्लूड हो, आधा थ्योरी भी हो, साथ में एमसीक्यू भी हो, रिवीजन भी हो और टेस्ट भी तुम दे रहे हो। तो ऐसे अपने टाइम को मैंने सर 2 to 3 आवर्स मतलब सब चीज को दिया था। मतलब आपने सारे एरिया पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड की थी, किसी भी चीज को जो हो आपने ल्यूज नहीं छोड़ा और उन सबको आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। चलिए आगे जो है वो हमारे क्रम में आते हैं। मैं वंदना जी से जानना चाहूंगा कि चलो अब सिलेक्शन भी हो चुका है, अब आपके नेक्स्ट फ्यूचर ड्रीम्स क्या होने वाले हैं? फ्यूचर ड्रीम्स सर, अभी तो फिलहाल मैं ज्वाइनिंग का वेट कर रही हूँ, पर जैसे ज्वाइनिंग होती है फ्यूचर ड्रीम्स, आई जस्ट वांट टू बाय अ हाउस फर्स्ट। मुझे घर लेना है एक अपना खुद का, सेविंग्स करके। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे लाइफ में चलती रहती है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब करेंगी, बट दैट्स द मेजर गोल राइट नाउ। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन में अच्छी रैंक ली है, इनके ड्रीम्स भी छोटे नहीं है। पहला ड्रीम्स बताया, वो भी बताया कि घर लेना है, और घर लेना अपने आप में जो है बहुत बड़ी टास्क होती है। तो यही हमारे पास में जो है सक्सेसफुल पीपल्स जो होते हैं उनका राज ये होता है कि उनके सपने भी जो है उसी तरीके से बड़े होते हैं। आपका जो हो क्या ड्रीम्स होने वाला है नेक्स्ट? सर मैं चाहती हूँ कि एज अ सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर ना रहूँ, तो साथ में अगर मैं एमएससी करना चाहूँ तो एजुकेशन को एंड फिर रिसर्च करके मतलब थोड़ा कुछ ग्रो करना चाहती हूँ नर्सिंग में, उस वे में। चलो, इनका भी अच्छा ड्रीम्स है कि जैसे हमारे पास में यही नहीं रुकना चाहते, यहाँ से जो है वो एक सफलता की पहली सीढ़ी है जो ये मान रहे हैं, उसके बाद और भी ऊंचाइयों पे जो है जाने वाले हैं और ये जाएंगे भी। और टीएनसी की भी जो बेस्ट विशेष इनके साथ में है, तो ये सब तरीके से जो आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं वंदना जी पे एक बार फिर से आता हूँ कि इतनी सारी सिचुएशन थी, पापा की जो है वो कीमोथेरेपी थी, ऑफ कोर्स अप एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं। अप में तो हर कोई आदमी जो है वो सही तरीके से काम करता है, लेकिन मैं बड़ी चीज जो होती है कि डाउनफॉल में जो है वो हमारे पास में किस तरीके से उठ पाता है। तो कभी भी आपको डिप्रेशन हुआ, ऑफ कोर्स हुआ भी होगा, टाइम मैनेजमेंट से भी जो है वो दिक्कत आई होगी। तो इस मंच के माध्यम से आप बताइए कि जब भी कोई बच्चा डिमोटिवेट होता है या जब उसके नंबर कम आते हैं या जब उसकी स्टडी नहीं हो पाती है, तो वो उस चीज से कैसे उभरे ताकि आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करें? हाँ सर, मेरे केस में जो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो मेरी फैमिली रही है। उन्होंने हमेशा बोला है कि तुम कर लो, मतलब पहले नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट टाइम कर लोगे। और मुझे ये था इस बार तो मुझे करना है, अगर कोई बात नहीं, मैं दिन में बिजी हूँ तो मैं रात में पढ़ूंगी, मैं रात में बिजी हूँ तो मैं दिन में पढ़ूंगी। मैंने कुछ भी करके अगर 8 नहीं तो 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे जितना भी मिला है मैंने निकाला है, उस चीज़ को साइड रख के अपना माइंड को ये समझाया है कि ये टेम्परेरी है, अगर मैं ये चीज़ें सक्सीड कर लूंगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। चलिए, इन्होंने जो है कि जहाँ कहीं पे भी हमारे पास में टाइम वेस्ट हो रहा है या जहाँ कहीं पे भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जो है वो खामियाजा इन्होंने कहीं दूसरी जगह निकाल दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ एडजस्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं उस माध्यम से इन्होंने जो है वो सारी चीजें की। मानवी से मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास में क्वेरीज आती है कि सर हमारे नेगेटिव बहुत होते हैं, नेगेटिव की वजह से मैं रह गई थी, या किस तरीके से हम नेगेटिव कंट्रोल करें, क्योंकि आपने इतने सारे नोट्स क्षेत्र में जो है वो दिए भी हैं और सफलता भी अर्जित की है। तो इस मंच के माध्यम से बताइए कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपने नेगेटिव पे कैसे कंट्रोल करें। नेगेटिव के लिए सर मैं यही चीज कहूंगी कि जब तक आप टेस्ट दोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स के अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें टेस्ट देना ही नहीं चाहिए, हमारे गलत हो रहे हैं, कि मतलब कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होते हैं। जब मैं भी टेस्ट देती थी मेरे भी काफी नेगेटिव होते थे, और वो चीज जो इंप्रूवमेंट है वो आपको धीरे धीरे ही पता लगेगी। स्टार्टिंग में कोई भी विनर नहीं होता है ना, सब लूजर ही होता है, वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको टेस्ट देते रहना है,
एंड उस टेस्ट को आपको एनालाइज भी करना है साथ साथ, अपने जो मिस्टेक्स गलत हो रही है उनको देखो, क्यों गलत हो रहे हैं, कोई वीक कॉन्सेप्ट है उनको देखो, एंड ऐसे करके एक दिन होगा कि आपके भी टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आने लगेंगे। बिल्कुल, आपने जो है वो एरर से सारी चीजें सीखी है और इन सब चीजों को जो है वो डिलीवर किया है। आई थिंक संजय सर आपसे और भी चीजों इसके बारे में पूछना चाहेंगे, आपने बहुत कंजूसी की है इस बारे में बताने में। तो संजय सर, मैं वंदना जी से पूछना चाहूंगा कि नॉन नर्सिंग को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे आपने नॉन नर्सिंग को क्लियर किया, और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है नॉन नर्सिंग को लेकर, तो आपका कैसे क्या आपने किया उसके बाद? सर नॉन नर्सिंग में मुझे कभी इतना प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मेरे पास 11th-12th में मैथ्स बायो दोनों था, तो आई कैन डू मैथ्स रीजनिंग वेल। बट जैसे प्रॉब्लम आया था, मेरे फ्रेंड्स को भी आया था कि हाँ मुझसे नॉन नर्सिंग नहीं होता है, तो आई सजेस्ट देम कि प्लीज़ आप यूट्यूब लेक्चर्स देखो, और ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा, अगर मैं नर्सिंग 9 घंटे पढ़ रही हूँ 10 में से, तो 1 घंटा मैं नॉन नर्सिंग को दूंगी, तो वो 20 मार्क्स मेरे बहुत अच्छे से कवर होंगे। और मैंने उनको बताया कि आप मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म से आप यहाँ से देख सकते हो, एंड दे रियली लाइक योर क्लासेस ऑफ नॉन नर्सिंग, कि सर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इट रियली हेल्पफुल। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि संजय सर ने इस पे बहुत मेहनत की है। हालांकि इन्होंने जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स से करने के बाद में एसएससी और बाकी यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले सर्च किया कि कौन सी चीज बतानी है, कौन सी चीज नहीं बतानी है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। पूरी मैथमेटिक्स तो कोई भी पढ़ाता है, बट उसमें काम की चीज कौन सी होती है, ये संजय सर ने जो है अपने 5 साल के करियर में सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो इस पे दिया। चलो अंतिम रूप से हम जाना चाहेंगे हमारे पास में कार्यक्रम पे, मैं एक एक सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आपको जो है वो उसके बारे में बताना है। आपकी अपनी सफलता में टीएनसी का किस तरीके से और कितना योगदान है? सर टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हेल्पफुल रही है। एक ऐसा टाइम था जब मेरा रैंक सर 25,000 तक आता था, जब मैंने जस्ट परचेज किया था टीएनसी की टेस्ट सीरीज को। आफ्टर दैट मैंने कंसिस्टेंसी से टेस्ट दिया, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने स्टार्टिंग में बहुत डेली दे दिया। प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमेशा आप चाहे एक टेस्ट दो, 2 दिन में 1 दो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो, मिस्टेक को एनालाइज करो। फिर मेरा रैंक जब इतना अच्छा आता था ना, मुझे इतना मोटिवेशन होता था, लाइक अंडर 500 और मे बी अंडर 50 भी आया है वहाँ पे रैंक टीएनसी के टेस्ट सीरीज में। और इट्स अ रियल कॉम्पिटिशन, मतलब वही बच्चे बैठेंगे जो सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है। तो इट वॉज रियली गेम चेंजिंग फॉर मी, एंड ऑल द ऑनलाइन क्लासेज एंड जो भी थी मैंने सब ली हैं। अब देव सर की क्लासेज, आपकी बुलेट सीरीज, तो बहुत ही मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरी जर्नी में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपने तो टीएनसी का पूरा निचोड़ निकाला और उसको काम में लिया। हाँ जी, मैंने बिल्कुल। मालवी, आप बताइए कि आपका टीएनसी में किस तरीके से योगदान था? सर जब मैंने नॉट सेट 9 दिया था तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते थे। तब नॉट सेट 10 के टाइम पे टीएनसी ने लॉन्च करा था हाई यील्ड एमसीक्यू बैच, तो फिर और लास्ट के 3-4 मंथ्स बचे थे, और अब मैं कहाँ से पढूं, क्योंकि मैं पूरा बैच नहीं परचेज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आधे नोट्स बना रखे हैं, आधे मैंने पढ़ रखा है, मुझे कुछ चीज़ें ही पढ़नी थी मेन। तो उसके लिए फिर जब सर ने ये बैच लॉन्च करा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें एमसीक्यू के साथ आप वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एंड फिर मैंने वो बैच परचेज करा, हाई यील्ड एमसीक्यू बैच, उनकी मैंने क्लासेस देखी, एंड साथ साथ टेस्ट सीरीज तो मैंने ले ही रखी थी, मतलब 1 ईयर की तो टेस्ट सीरीज मेरे पास थी। एंड फिर टेस्ट सीरीज करके उसमें मतलब आई थिंक उसके ऊपर से मैंने यूट्यूब के भी लेक्चर्स देखे थे सर के, एंड ये सब करके आई थिंक आज रिजल्ट ये है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो सारी चीजें परचेज की और इस तरीके से लिया। और मैं बताना भी चाहूंगा कि हमारे पास में जो है वो टीएनसी सभी बच्चों के लिए लाइव बैच है, हाई एमसीक्यू बैच है, एडवांस सीरीज है, बुलेट सीरीज है, विक्ट्री सीरीज है, बच्चों की नीड के अनुसार बनाएंगी। जिस तरीके से हमारे पास फीवर में अलग टेबलेट होती है, हमारे पास में देन एलर्जी में अलग होती है, तो इसी तरीके से सब कोर्स जो है वो डिवाइडेड है। लास्ट और अंतिम रूप में आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे नए एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एक वाक्य में एक संदेश में जो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन देना चाहिए? वंदना। हाँ, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, तो आप अपने वीक पॉइंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखिए। कभी भी डिमोटिवेट हो तो प्लीज बी कंसिस्टेंट, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। अगर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बट एक दिन हमारा जरूर होना है। सो दैट्स द मैसेज टू एवरीवन फ्रॉम मी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मानवी, आप बताइए एक लाइन में, एक संदेश में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आने वाले सभी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि एक चीज आपको रहना है, वो कंसिस्टेंट रहना है। चाहे आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इतना तो करो कि आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है आपने 4 दिन पढ़ा, 5 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन गैप ले लिया, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट रहो, कोर्स के साथ चलते रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो, और अपना साथ साथ रिवीजन करते रहो, डेफिनेटली आपका भी होगा।
चलिए, बहुत हमारे पास में जो है वो टीएनसी की भी एक लाइन है, कंटिन्यू रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को जो है वो और अच्छा कीजिए और जो वीकनेस है उनको जल्दी से जो है वो कंप्लीट करके सक्सेस की ओर बढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से जो है वंदना और मानवी को उनके उज्जवल भविष्य की टीएनसी के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ के साथ संजय सर ने उन चीजों पे फोकस डाला जो हमारे पास में जो है वो नर्सिंग वाले बहुत सारे बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मानवी, थैंक यू सर। Thank you so much, sir.